हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 186 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ले जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, अ ड्रग विद हाई एफिनिटी फॉर रिसेप्टर एंड हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी इज। सो एक ऐसा ड्रग जिसमें रिसेप्टर के लिए एफिनिटी हाई रहती है एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी उसमें हाई रहती है। सो ऐसे ड्रग को कहा जाता है एगोनिस्ट। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक विच इज़ अ सिंथेटिक कॉपी ऑफ न्यूरो एक्टिव कॉर्न स्नेल टॉक्सिन। ठीक है, कौन सा ऐसा नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग है जो कि न्यूरो एक्टिव कॉर्न स्नेल टॉक्सिन की सिंथेटिक कॉपी होती है। सो ये ड्रग आपका रहता है जिकोनोटाइड। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स इज़ अ डैश इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़। एड्स जो है वो किस टाइप का इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ है। सो ये आपका सेकेंडरी टाइप का इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज़ होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मार्कर्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द थेरापेटिक एक्टिविटीज़। कौन से ऐसे मार्कर्स होते हैं जो कि ड्रग की थेरापेटिक एक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दीज आर द एक्टिव मार्कर्स। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग द डैश फेज ऑफ द सेल साइकिल। डीएनए सिंथेसिस किस फेज में होती है, आपके सेल साइकिल के किस फेज में होती है। सो इट कंप्लीट्स इन द सिंथेसिस फेज, दैट इज एस फेज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द चीफ सोर्स ऑफ हिस्टामाइन इन द सर्कुलेटिंग सेल्स। सर्कुलेटिंग सेल्स में हिस्टामाइन का चीफ सोर्स क्या है। तो हिस्टामाइन आपको वेसोफिल्स जो है इसका चीफ सोर्स यानी कि मेन सोर्स रहता है सर्कुलेटिंग सेल्स में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अमंग द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में इनमें से कौन सी चीज़ एब्सेंट होती है। तो सर्कुलर क्रोमोसोम्स, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं आपके यूकैरियोट्स में, लेकिन सर्कुलर क्रोमोसोम्स जो हैं ये आपके एब्सेंट होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन इज। प्लेटलेट प्रोडक्शन के कंट्रोल के लिए कौन सा सब्सटेंस जो है वो आपका इन्वॉल्व रहता है। सो ये आपका रहता है थ्रोम्बोपोएटिन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा फ्रॉम विच द क्लोटिंग फैक्टर्स आर रिमूव्ड इज नोन एज। सो ऐसा प्लाज्मा जिसमें से क्लोटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया गया है, उस प्लाज्मा को क्या कहा जाता है। तो दिस प्लाज्मा इज नोन एज सीरम। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो आपका ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है वो आपका प्लाज्मा होता है, एंड अगर उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर लिया दैट इज सीरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के इज असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। तो विटामिन के जो है वो किन क्लॉटिंग फैक्टर्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे फैक्टर 9 दिया गया है, 10, 3 एंड 2। सो 4 फैक्टर आपको याद रखने हैं जिसमें विटामिन के इन्वॉल्व रहता है, 2, 7, 2, 7, 9 एंड 10। ये 4 फैक्टर आपको याद रखने हैं। तो इसमें आपका 2 है, 9 है, 10 है, 3 फैक्टर जो है वो आपका उसमें क्लॉटिंग विटामिन के जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ एरिथ्रोसाइट्स डिस्क इज। तो एरिथ्रोसाइट डिस्क की शेप जो है वो कैसी होती है। सो इट हैज़ वाई कनकेव शेप। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रोफिल्स स्क्वीज थ्रू द कैपिलरी वॉल्स इन द एरिया ऑफ इन्फेक्शन थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड। तो न्यूट्रोफिल्स जो है वो आपके कैपिलरी वॉल, जो कैपिलरी वॉल एरिया रहता है इन्फेक्शन का, वहाँ से स्क्वीज आउट हो जाते हैं। एंड किस प्रोसेस के थ्रू ये स्क्वीज होते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डायपेडेसिस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लॉटिंग फैक्टर फैक्टर 9 इज अदरवाइज नोन एज। तो क्लॉटिंग फैक्टर जो 9 रहता है उसको किस और नाम से जाना जाता है।
सो इट इज़ नॉन एज क्रिसमस फैक्टर। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स इंक्लूडिंग सिद्धा स्पेशल प्रोविजंस आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल। तो आयुर्वेदिक एंड यूनानी पॉइजन्स के बारे में बात की गई है, तो ये किस शेड्यूल में दिए गए हैं? सो दीज आर गिवन इन शेड्यूल E1। ठीक है, ये किस में दिए गए हैं? शेड्यूल E1 में। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज ब्रॉट आउट इन। तो पहला एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का कब आया था? सो इट केम इन द ईयर 1955। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ PCI एक्सेप्ट। तो PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल काउंसिल भी कहा जाता है, सो इसमें से एक्स ऑफिशियो मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है? सो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड ड्रग इंस्पेक्टर। सो ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो आपका PCI का एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट द एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर और अदर डॉक्यूमेंट एंड एनी अनाउंसमेंट मेड ओरली और बाय मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग और ट्रांसमिटिंग लाइट, साउंड और स्मोक। ठीक है, सो कौन सा ऐसा एक्ट है जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड है बेसिकली? सो एडवर्टाइजमेंट के साथ रिलेटेड आपका रहता है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग्स आर स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड एज व्हाट। ठीक है, ड्रग्स जो हैं वो आपके रिकॉग्नाइज होते हैं एज एन असेंशियल कमोडिटी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एक्साइज ड्यूटीज एक्ट 1955, हु इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन द केस ऑफ बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन। एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955 का है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, कौन सी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है? इन केस ऑफ बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन, अल्कोहलिक प्रिपरेशंस की बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। सो ये आपकी रहती है एक्साइज कमिश्नर जो है, ये आपकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the drugs and substances specified in which schedule of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 are generally prohibited from importing into and exporting out of the India। ठीक है, तो ड्रग एंड सब्सटेंसेस जो स्पेसिफाई किए गए हैं वो किस शेड्यूल में है? नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट के। ठीक है, इसमें आपको ईयर भी याद रखना है, ईयर कब का है? 1985। एंड किसके लिए है? जनरली प्रोहिबिट किए गए हैं फ्रॉम इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग आउट ऑफ द इंडिया। ठीक है, इंडिया में इंपोर्ट करवाने के लिए या फिर इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए। सो ये आपके दिए गए हैं शेड्यूल 1 में। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन मीन्स एनी फॉर्मुलेशन इंक्लूडेड इन डैश शेड्यूल ऑफ द एक्ट। ठीक है, DPCO ऑर्डर जो है ये आपका 2013 वाला। ठीक है, 2013 वाले के अकॉर्डिंगली जो आपकी शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस हैं वो फॉर्मुलेशन होती हैं, जो ऐसी फॉर्मुलेशन जो कि आपकी किस शेड्यूल में इंक्लूडेड है? सो फॉर्मुलेशन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट। सो इसमें ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 एक्सेप्ट। तो फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 में जो आई थी उसके मेन ऑब्जेक्टिव गिवन ऑप्शंस में से कौन से नहीं है? तो फर्स्ट है इंश्योरिंग अबंडेंट अवेलेबिलिटी ड्रग्स एट रीजनेबल प्राइसेस, इंडिजिनस कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स, encouraging R&D in the pharmaceutical sector and encouraging import of essential drugs। सो ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये आपका इसका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 कंटेन्स द फीस स्ट्रक्चर फॉर ड्रग टेस्टिंग और एनालिसिस इन गवर्नमेंट रन लैब्स। जो भी गवर्नमेंट लैब्स को रन करती है वहाँ पे ड्रग्स की जो टेस्टिंग होती है, एनालिसिस होती है, उसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है कि किस टेस्ट के लिए कितना फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, तो वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के किस शेड्यूल में दिया गया है?
सो इट इज़ गिवन इन द शेड्यूल बी। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल M2 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 डील्स विद द रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमिसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में शेड्यूल M रहता है आपका GMP के रिगार्डिंग, उसी का सब आता है M2। M2 आपका फैक्ट्री प्रीमिसेस की रिक्वायरमेंट के लिए रहता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट लाइसेंस। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंगली इनमें से कौन सी कैटेगरी, कौन सी ड्रग्स की कैटेगरी जो है उसको इम्पोर्ट लाइसेंस के लिए प्रोहिबिट किया गया है। सो ड्रग फॉर्मुलेशंस, बल्क ड्रग्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और सुपुरियस ड्रग। सुपुरियस ड्रग जो है वो आपके यूज़फुल नहीं होते हैं, ना इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है ना इनको सेल किया जाता है। सो ये जो है वो आपके इंपोर्ट के लिए प्रोहिबिटेड रहते हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 ड्रग्स लिस्टेड इन विच शेड्यूल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस रिलेटेड टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। ड्रग के इंपोर्ट के साथ कौन सा शेड्यूल जो है आपका रिलेटेड है, ठीक है। सो ये आपका रहता है शेड्यूल नंबर डी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट WHO ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन GMP वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर। जो पहला WHO ड्राफ्ट टेक्स्ट था GMP के ऊपर, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर, वो किस ईयर में अडॉप्ट किया गया था। सो इट वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 1968। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स स्पेसिफाइड इन विच शेड्यूल shall be sold or offered for sale unless it has been sealed in a previously sterilized container। सो किस शेड्यूल में स्पेसिफाई किए गए ड्रग्स को जो है सेल या फिर ऑफर फॉर सेल किया जाता है अनलेस इट हैज़ बीन सील्ड प्रीवियसली, मीन्स उनको प्रीवियसली सील नहीं किया गया हो किसी प्रीवियसली स्टरलाइज कंटेनर में। सो ये आपका शेड्यूल जो है ये आपका आता है शेड्यूल सी में। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंगली जो CDSCO है आपकी रेगुलेटरी एजेंसी इंडिया की, सो ये आपकी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ सिस्टम फॉर इंश्योरिंग दैट ड्रग प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि ये इंश्योर करता है कि जो आपके ड्रग प्रोडक्ट्स हैं उनको कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस किया जा रहा है एंड उनको कंट्रोल भी किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। सो ये आपकी सिस्टम रहता है GMP, दैट इज़ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरिंजेस आर कॉमनली स्टरलाइज बाय एम्प्लॉइंग। तो जो आपकी सिरिंजेस रहती हैं उनको स्टरलाइज जो है वो किससे किया जाता है। सो कॉस्मिक रेज, अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज। सो गामा रेज जो है वो आपकी रेडिएशन स्टरलाइजेशन जो है वो आपकी सिरिंजेस के लिए रहेगी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टरलिटी टेस्टिंग इज डन टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन बाय डैश इन पेरेंटल प्रिपरेशंस। स्टरलिटी टेस्ट जो है वो किस टाइप की कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए की जाती है पेरेंटल प्रिपरेशंस में। सो एटमॉस्फेयर, माइक्रोब्स, पार्टिकल्स, पैकेजिंग मटेरियल। सो ये आपके माइक्रोब्स के अगेंस्ट की जाती है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग्स हैविंग हाइड्रोजन रेजिड्यूज आर मेटाबोलाइज बाय गेटिंग कंजुगेटेड थ्रू। सो ड्रग्स जिनमें हाइड्रोजन रेजिड्यूज होते हैं वो मेटाबोलाइज किए जाते हैं बाय गेटिंग कंजुगेटेड थ्रू एसेटाइलेशन। ठीक है, एसेटाइलेशन प्रोसेस से जो है वो इनको कंजुगेट किया जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ टूथ ब्रश फॉर क्लीनिंग द सर्फेस ऑफ द टीथ। सो इसमें जो आपके डेंट्रीफ्राइसिस होते हैं, जो डेंटल प्रिपरेशंस होती हैं, डेंट्रीफ्राइसिस को अप्लाई किया जाता है टूथ ब्रश की हेल्प से
टीथ के सरफेसेस को क्लीन करने के लिए। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर द विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशंस दैट आर जनरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द रिलीफ ऑफ कफ। कफ से राहत पाने के लिए कौन सी ऐसी विस्कस लिक्विड ओरल प्रिपरेशन है जिसको नॉर्मली प्रिस्क्राइब किया जाता है। सो दीज आर द लिंक्टिसेस। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर एडेड टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ टेबलेट्स, फ्लो प्रॉपर्टीज फॉर ग्रेन्यूल्स एंड टू प्रिवेंट द स्टिकिंग ऑफ द मटीरियल्स टू द डाइज एंड पंचेस। ठीक है, किस एजेंट का यूज़ किया जाता है टैबलेट की अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, एंड जो मटेरियल होता है वो एक स्टिक ना कर जाए, ठीक है, डाइज और पंचेस के साथ स्टिक ना कर जाए, उस चीज़ से प्रिवेंट करने के लिए किस एजेंट का यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द lubricants which perform all these functions. So option B is correct. Next question है, the frictional forces in case of loose powder are measured by the। तो जो आपके लूज पाउडर्स रहते हैं उस केस में फ्रिक्शनल फोर्सेस को कैसे मेज़र किया जाता है। सो फ्रिक्शनल फोर्सेस आपकी एंगल ऑफ रिपोज के थ्रू जो है मेज़र होती हैं। तो जिसमें आपका फॉर्मूला रहता है tan थीटा इजिकल टू H/R। पाउडर को स्प्रेड किया जाता है फ्लैट सरफेस के ऊपर, इस तरीके से आपका पहाड़ बन जाता है। यहाँ पे आपका रेडियस आ जाएगा, ये आपकी हाइट आ जाती है, एंड थीटा इसमें कैलकुलेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरेसेंस टेस्ट इज़ यूज एज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। सो फ्लोरेसेंस टेस्ट जो है वो आपका यूज़ होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शंस। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलो इज़ एन एग्जाम्पल फॉर क्लास 1 रेजिडुअल सॉल्वेंट which needs to be avoided in the manufacturing and processing of herbal preparations। तो इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो कि क्लास 1 रेजिडुअल सॉल्वेंट का है एंड इस सॉल्वेंट को अवॉइड करना चाहिए हर्बल प्रिपरेशंस की मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग के टाइम पे। सो ये आपका सॉल्वेंट रहता है बेंजीन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन द फॉलोइंग कंपाउंड हेल्प्स टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन आयरन एज फेरस हाइड्रोक्साइड। आयरन के लिमिट टेस्ट में कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि प्रेसिपिटेशन, आयरन की प्रेसिपिटेशन को प्रिवेंट करता है एज फेरस हाइड्रोक्साइड। सो ये आपका एजेंट जो है, या कंपाउंड जो है, ये आपका होता है सिट्रिक एसिड। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडजेई टेस्ट इज़ यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ। तो गुडजेई टेस्ट आपका आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में यूज़ होता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डाइथायाजोन विच इज़ यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर लेड इज। सो जो आपकी डाइथायाजोन की एक्सपेंडेड फॉर्म है वो आपकी लेड के लिमिट टेस्ट में यूज़ होती है, वो कौन सी है। सो दिस इज़ डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द केमिकल इनएक्टिवेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड पॉइजनिंग ट्रीटमेंट विद अमोनिया प्रोड्यूसेस। सो फॉर्मल्डिहाइड पॉइजनिंग जो आपकी रहती है उसमें केमिकल इनएक्टिवेशन के दौरान अमोनिया की ट्रीटमेंट किससे की जाती है। सो ये आपका कंपाउंड रहता है हेक्सामेथाइलिन टेट्राअमाइन। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डायजोटाइजेशन टाइट्रेशंस द मोस्ट कॉमनली यूज टाइट्रेंट इज। तो डायजोटाइजेशन टाइट्रेशन में जो मोस्ट कॉमनली यूज टाइट्रेंट होता है दैट इज सोडियम नाइट्राइट। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैंपल सेल इन IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज मेड अप ऑफ। सो IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो सैंपल सेल होता है वो किस चीज़ से बना होता है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक इज़। सो आइसोक्रेटिक इल्यूशन टेक्निक आपकी क्या रहती है। सो आइसोक्रेटिक डिल्यूशन टेक्निक आपकी क्रोमेटोग्राफी में, इसमें आपका सेम सॉल्वेंट कंपोजिशन जो है वो यूज़ होती है थ्रू आउट द प्रोसेस। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेजेस।
तो नॉर्मल फेज क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज आपका पोलर होता है, सो एंड मोबाइल फेज आपका नॉन पोलर होता है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इन जीएलसी इज, तो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या रहता है, तो ये आपका प्रिंसिपल होता है पार्टीशन, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर कीटोजेनेसिस, कीटोजेनेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, तो कीटोजेनेसिस में आपका एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो आपका स्टार्टिंग मटेरियल होता है, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा अमाइनो बीटा फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड इज, तो अल्फा अमाइनो बीटा फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड क्या है, तो ये आपका फिनाइल एलेनिन जो आपका अमाइनो एसिड होता है उसी को कहा जाता है अल्फा अमाइनो बीटा फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। सो इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।